नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़ीरो पे। आज हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल इक्वेशन एक इक्वेशन होती है जहाँ में एक अननोन फंक्शन होता है और उस इक्वेशन के अंदर एक इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो यहाँ अननोन फंक्शन है gx, ठीक है, और gx में जब वेरिएबल x को t से रिप्लेस करते हैं gt आ जाता है। तो ये दोनों ही मतलब फंक्शन एक ही है। तो ये क्या है, ये अननोन फंक्शन है। ये तीन टाइप दे रखे हैं आपको इंटीग्रल इक्वेशन के। देखो, एन इक्वेशन अंडर इंटीग्रल साइन विथ अननोन फंक्शन, ठीक है, तो ये भी वही है। और ये थर्ड वाला देखो, an equation with unknown function under integral sign, then this is called integral equation। मतलब उसमें इंटीग्रेशन साइन होना चाहिए उस इक्वेशन के अंदर। जहाँ पे इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, देखो a b, ये है x की वैल्यू, ठीक है, तो x की वैल्यू a से b के बीच में है, t की वैल्यू भी a से b के बीच में है। यहाँ पे जो फंक्शन gx है वो अननोन फंक्शन है, बाकी सारे फंक्शन नोन है, ठीक है। और ये जो kx है ना, kxt, ये कर्नेल कहलाता है, ठीक है। और द फंक्शन में बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ द रियल वेरिएबल। और जो बाकी फंक्शन है नॉन फंक्शन, वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो सकते हैं वेरिएबल x और t के। अब डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो कौन सी इक्वेशन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर if only linear operators are performed in it upon the unknown functions। मतलब जो भी अननोन फंक्शंस है ना, उन पे लीनियर ऑपरेटर हो। देखो लीनियर है, लीनियर मतलब वन पावर वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर वन है, पावर वन है, लेकिन इसमें क्या है, पावर टू है। तो ये वाली जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है, ये वाली लीनियर है, ये वाली लीनियर। ये क्या है, नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि इसमें पावर कितनी है नॉन फंक्शन पे, टू। अननोन फंक्शन से ही पता चलेगा। अब देखो ये क्या है, ये है जनरल इंटीग्रल इक्वेशन। इसे कहते हैं जनरल इंटीग्रल इक्वेशन, जहाँ पे इंटीग्रेशन की जो अपर लिमिट है ना, वो एक वेरिएबल भी हो सकती है इस इंटीग्रल इक्वेशन की तरह, या फिर कांस्टेंट हो सकती है इस इंटीग्रल इक्वेशन की तरह, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो ये जो जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है, इसमें जो fx, hx और kxt ये नॉन फंक्शन होते हैं, और gx क्या होता है, अननोन फंक्शन। और ये जो लैम्डा है, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। लैम्डा इज नॉन जीरो, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। लैम्डा इज नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर, ठीक है। kxt क्या होती है? kxt कहलाती है इसमें कर्नेल या न्यूक्लियस ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। अब क्लासिफिकेशन है उनका कि यदि hx जीरो हो जाए जनरल इक्वेशन में, जनरल इंटीग्रल इक्वेशन में यदि हम hx जीरो कर दें, ये जो फॉर्म है इंटीग्रल इक्वेशन की, इसमें अननोन फंक्शन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है वो यदि जीरो हो जाए, तो इस इंटीग्रल इक्वेशन को कहते हैं फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो विच इज़ नॉन हैज, देखो जीरो हो गया ना, तो जीरो होते ही सिर्फ RHS वाला पद बच गया, LHS वाला जीरो हो गया। ये कहलाता है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट काइंड। यदि hx की वैल्यू वन हो जाए तो ये हो जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन, ये कहलाती है सेकेंड काइंड। और यदि hx ना ही तो जीरो है, ना ही वन है, ना ही कोई कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन कोई फंक्शन है x का, यदि ऐसा हो जाए तो वो कहलाएगी थर्ड काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। दो टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म होने के लिए सबसे पहले लीनियर इंटीग्रल चाहिए, मतलब अननोन फंक्शन की पावर वन होनी चाहिए। तो अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म hx, ये जनरल फॉर्म है,
इसमें पावर 1 होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो नॉन लीनियर बताता हूँ मैं आपको क्या होता है कि जो अननोन फंक्शन है ना इंटीग्रल के साइन के अंदर, वो या तो उसकी पावर एक से ज़्यादा हो जाए, मतलब यदि इसकी पावर एक से ज़्यादा हो गई ना तब तो वो कहलाएगा नॉन लीनियर, ठीक है। या फिर इसकी जगह कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो लीनियर नहीं है, जैसे जीटी की जगह आ जाए साइन जीटी, तो वो एक लीनियर फंक्शन नहीं है ना। लीनियर फंक्शन नहीं है इसलिए वो क्या हो जाएगी नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब पावर 1 है। और देखो नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ द अननोन फंक्शन विच अपीयर अंडर द इंटीग्रल साइन इज रिप्लेस्ड बाय आइदर मोर जनरल फॉर्म और टू ए पावर n ग्रेटर देन 1, मतलब यदि पावर एक से ज़्यादा हो जाए तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। या फिर वहाँ पे कोई जनरल फॉर्मूला आ जाए जैसे साइन जीटी कोस जीटी वगैरह वगैरह, तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। हमें लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो लीनियर में क्या है पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम फ्रेडल-होम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेडल-होम कहता है कि जो अननोन फंक्शन है ना उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, मतलब वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। और फ्रेडल-होम के अंदर जो ए और बी है वो दोनों कांस्टेंट है, एफ एक्स एच एक्स और के एक्स टी वो क्या है नॉन फंक्शन है, और जी एक्स क्या है अननोन फंक्शन। लेमडा वही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स, नॉन जीरो है वो रियल या फिर कॉम्प्लेक्स पैरामीटर हो सकती है। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं फ्रेडल-होम इक्वेशन। और यदि उसमें एच एक्स कोई फंक्शन हो जाए तो उसे थर्ड काइंड कह देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो स्पेशल केसेस बनाते हैं फ्रेडल-होम के लिए। एच एक्स को मैं जीरो कर दूँ, ठीक है, तो फिर वो फ्रेडल-होम में क्या हो जाएगी इंटीग्रल इक्वेशन एफ एक्स प्लस ऑफ लेमडा ए टू बी। देखो फ्रेडल-होम में क्या है जो इंटीग्रल की लिमिट है ना वो कांस्टेंट होगी, दोनों वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, के एक्स टी जी टी इक्वल्स टू 0, ये कहलाती है फर्स्ट काइंड फ्रेडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन। यदि हम ऐसा करते हैं एच एक्स की जगह रख दे 1, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी कुछ ऐसे, जी टी डी टी, सॉरी डी टी नहीं लिखा, ये हो जाएगी सेकेंड काइंड, ठीक है। फिर एच एक्स की जगह कोई फंक्शन लिख दें जैसे एक्स, या एक्स का कोई भी फंक्शन लिख लें, मान लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जी एक्स, तो एक्स का जैसे भी आप कोई फंक्शन लिखोगे ना एच एक्स की जगह, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन आपकी कहलाएगी थर्ड काइंड। ये हो गया आपकी थर्ड काइंड। एक और है, यदि एच एक्स 1 हो, ये वाली इक्वेशन सेकेंड काइंड, और एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड क्यों, एच एक्स 1 है। और यदि एफ एक्स 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस सेकेंड काइंड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फ्रेडल-होम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेडल-होम इंटीग्रल, फ्रेडल-होम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, ये ऐसे है। फिर एक और इंटीग्रल इक्वेशन के आपके पास टाइप आएगा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा में सिर्फ इतना ही अंतर है, क्या है, ये इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा कहलाती है यदि लिमिट में एक वेरिएबल हो, मतलब ये जो ऊपर वाले लिमिट है ना अपर लिमिट वो वेरिएबल हो, तो ये क्या कहलाएगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। बाकी वही है एच एक्स एफ एक्स के एक्स टी ये तो नोन है, जी एक्स क्या है अननोन है,
लैम्डा नॉन जीरो रियल या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो सकती है, वगैरह वगैरह। फिर सेम केसेस इसके बनेंगे, यदि आप इसमें एच एक्स जीरो कर दो तो ये वोल्टेरा फर्स्ट काइंड बन जाएगी, एच एक्स वन कर दो तो वोल्टेरा सेकेंड काइंड बन जाएगी, एच एक्स में कोई फंक्शन लिख लो एक्स का तो ये थर्ड काइंड बन जाएगी, एफ एक्स जीरो कर दोगे तो होमोजीनियस बन जाएगी, वो सेम ही। ठीक है, अब आपको एक डेफिनेशन और बताता हूँ मैं। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ द फंक्शन gt which appear under the integral sign is replaced by either more जनरल फॉर्म, या तो किसी जनरल फॉर्म से रिप्लेस हो जाए, और टू ए पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा पावर हो जाए उसकी, then the equation is called a non-linear इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं, ये फ्रेडहोम लिखती हूँ मैंने, फ्रेडहोम नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे दो पावर हो सकती है, तीन भी हो सकती है, तो एक से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक जैसे ये है, जैसे साइन एक्स टी, ये सब आ जाए, साइन एक्स की जगह क्या है, अननोन फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। अब एक टाइप और है इंटीग्रल इक्वेशन का, वो होता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन is said to be singular। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर कहलाएगी when one और both लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उनमें से या तो एक या फिर दोनों क्या हो जाए, इनफाइनाइट। दोनों लिमिट या फिर दोनों में से कोई एक लिमिट यदि इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। या फिर जो कर्नेल है, ठीक है, के एक्स टी जो फंक्शन लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट हो जाए, कहाँ पे, दोनों में से किसी एक लिमिट की वैल्यू रखने पर। ठीक है, मतलब या तो दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, दोनों में से कोई एक हो, या फिर इन दोनों लिमिट पॉइंट के बीच में किसी भी वैल्यू से यदि ये इनफाइनाइट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने दोनों इनफाइनाइट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन।
एक एग्जांपल और देखो। अब क्या है, लिमिट तो नहीं है, लेकिन मैं यदि 0 से x इंक्लूड करके इनके बीच में कोई पॉइंट रखूं, ठीक है, तब ये 0 हो रही है, तो हो रही है, देखो कब हो रही है, टी की वैल्यू तो टी की रख सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी की वैल्यू कहाँ से 0 से x तक है, यदि मैं टी की वैल्यू x रख दूँ तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो फिर। सॉरी, अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ना तभी होगा, अगर नेगेटिव आ गई अल्फा की वैल्यू तो ये पद ऊपर चला जाएगा, फिर ये इन्फाइनाइट नहीं होगा कभी भी, इधर भी ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो मैंने 2-3 इक्वेशन बताई है ना, ये क्या है, ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। कब है, ये t बराबर x पर है इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। फिर एक टॉपिक और होता है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ये देखो क्या होता है कि जो कर्नेल होती है ना, ठीक है, उसमें आप के एक्स टी की जगह के एक्स माइनस टी लिख दो ना कर्नेल में, ठीक है, तब वो क्या कहलाती है, कॉन्वोल्यूशन। देखो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखो, इफ द कर्नेल if the kernel the kxt of the integral equation is defined as a function of the difference, मतलब जो फंक्शन है x और t का, वो यदि दोनों वेरिएबल के डिफरेंस के रूप में डिफाइंड हो जाए, मतलब जो के एक्स टी है उसमें एक्स टी की जगह एक्स माइनस टी से फंक्शन आ जाए, और वेयर कैपिटल K is a certain function of one variable, then the integral इक्वेशन, तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब के एक्स टी की जगह एक्स टी का फंक्शन नहीं होकर एक्स माइनस टी का फंक्शन हो जाए, तो इंटीग्रल इक्वेशन कुछ, अब ये वोल्टेरा होगी क्योंकि वेरिएबल सॉरी लिमिट जो है वो वेरिएबल के रूप में आ गई, एक्स माइनस टी जी टी डी टी, ठीक है। तो ये वोल्टेरा कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, हम इसको अगर फ्रेडहोम बनाए तो यहाँ पे बी लिख देंगे, तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये कहलाती है कॉन्वोल्यूशन टाइप, ठीक है, आर सॉरी इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन टाइप क्या होती है कि फंक्शन जो के एक्स टी है कर्नेल है, उसमें के एक्स टी फंक्शन की जगह के फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टी हो जाए, ठीक है, ये समझ गए ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ठीक है। एक चीज़ और देखो कि ये जो वैल्यू है 0x कॉन्वोल्यूशन में ही इस टाइप का जो कॉन्वोल्यूशन है वो कहलाता है इज कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन,
ये कॉन्वोल्यूशन कहलाता है, या फिर इसको एक नाम और है फोल्टन ऑफ द टू फंक्शंस के एंड जी। मतलब इस वैल्यू को यदि आप इससे रिप्लेस कर दो तो ये कॉन्वोल्यूशन कहलाएगा, या फोल्टन ऑफ द टू फंक्शन के एंड जी। फोल्टन कहलाएगा इन दो फंक्शन का जो क्या है कॉन्वोल्यूशन, आर नोन एज द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। तो और इसका एक जनरल फॉर्म और है, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन का एक जनरल फॉर्म बताता हूँ देखो आपको। ठीक है, ये डेफिनेशन के रूप में है। ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो ये ज़्यादा काम नहीं आते। ठीक है, तो इससे पहले जितनी बताई थी मैंने आपको डेफिनेशंस वगैरह, वो काफ़ी काम आएगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल वाले एग्जांपल करेंगे जिसमें क्या होगा कि इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, वो चेक करना है कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।